हेलो डियर फ्रेंड्स, आई एम साहिल रॉय एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एयू कॉमर्स स्कॉलर। आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ इंश्योरेंस और टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कि इंश्योरेंस को कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है या इंश्योरेंस का क्या क्लासिफिकेशन है। तो आइए शुरुआत करते हैं। द डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंश्योरेंस आर एज फॉलोज। पहला है लाइफ इंश्योरेंस और दूसरा है नॉन लाइफ इंश्योरेंस, जिसे जनरल इंश्योरेंस भी कहा जाता है। मतलब नॉन लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस दोनों एक ही चीज है। अगर नॉन लाइफ इंश्योरेंस की बात की जाए तो जनरल इंश्योरेंस समझिएगा, और जनरल इंश्योरेंस की बात की जाए तो नॉन लाइफ इंश्योरेंस समझिएगा। दोनों एक हिसाब से सेम ही है। तो कहा गया कि इंश्योरेंस को दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। पहला होता है लाइफ इंश्योरेंस, दूसरा होता है नॉन लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस किसी की जिंदगी से रिलेटेड होता है, किसी इंसान की लाइफ से रिलेटेड होता है। लाइफ स्टॉक्स जो होते हैं ना, एनिमल्स, उनकी जिंदगी से रिलेटेड होता है। तो जीवित लोगों की लाइफ से रिलेटेड होता है लाइफ इंश्योरेंस। नॉन लाइफ इंश्योरेंस में क्या चीजें आती हैं, उसके कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे मरीन इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, लायबिलिटी इंश्योरेंस, सोशल इंश्योरेंस, मिसलेनियस इंश्योरेंस। तो ये कुछ चीजें हैं जो नॉन लाइफ इंश्योरेंस या जनरल इंश्योरेंस की कैटेगरी में आते हैं। तो आइए इनको समझते हैं। सबसे पहले हमारा लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस के बारे में कहा जा रहा है कि लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड्स टू फोल्डेड एडवांटेज। लाइफ इंश्योरेंस दो फोल्डेड एडवांटेज प्रोवाइड कराता है, जिसमें जो पहला है, द फर्स्ट इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल सेविंग एंड अदर इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी इन द इवेंट ऑफ प्रीमेच्योर डेथ। ठीक है, तो लाइफ इंश्योरेंस, मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं, आप में से बहुतों को इस चीज की जानकारी होगी कि जो लाइफ इंश्योरेंस है, एक्चुअली वो लाइफ इंश्योरेंस नहीं होता, लाइफ अश्योरेंस होता है। ठीक है, इंश्योरेंस शब्द का मतलब यह है कि आपने सिक्योर किया है किसी भी चीज को, एक हिसाब से फाइनेंशियल अपने सिक्योर किया है किसी भी चीज को। ठीक है, कि लॉस होने से पहले आप जिस सिचुएशन में थे, लॉस होने के बाद इंश्योरेंस आपको जो क्लेम देगा उससे आप वापस उसी सिचुएशन में पहुंच जाएंगे जहां लॉस होने से पहले थे। मतलब एक हिसाब से आपका कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस में किसी की अगर जिंदगी चली जाती है तो हम उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, उसका हम कभी भी पैसे में इवेल्युएट नहीं कर सकते। तो लाइफ का कभी इंश्योरेंस नहीं होता, लाइफ का हमेशा अश्योरेंस होता है। तो यहां कह रहे हैं इन्हें एक्चुअली लाइफ इंश्योरेंस की जगह लाइफ अश्योरेंस शब्द का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस बड़ा कॉमन टर्म हो गया, इसलिए लोग लाइफ इंश्योरेंस ज्यादा बोलते हैं। चलिए हम भी यही प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए जो मैंने बताया उसे ध्यान में रखिएगा। द लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड टू फोल्डेड एडवांटेज, जिसमें पहला है स्मॉल सेविंग्स। जब भी हम लाइफ इंश्योरेंस करवाते हैं तो हम प्रीमियम के तौर पे थोड़ा थोड़ा पैसे जमा करते हैं। ठीक है, वो एक तरीके का हमारा सेविंग है, और ऐसा सेविंग है जिसे हम एटीएम कार्ड लेकर के नहीं विड्रॉ कर सकते, या जब मोमेंट चाहे उसे हम यूज नहीं कर सकते। उसके लिए हमें पूरा का पूरा अपना इंश्योरेंस ब्रेक करवाना पड़ेगा। तो लाइफ इंश्योरेंस एक तरीके का बहुत अच्छा सेविंग्स प्लान है। इसमें आपको टैक्स डिडक्शंस मिलते हैं। ठीक है, इनकम टैक्स का जो डिडक्शन है ना, वो आपको लाइफ इंश्योरेंस में मिलता है। और साथ ही साथ इन्होंने कहा, एंड ऑन द अदर हैंड इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी इन द इवेंट ऑफ प्रीमेच्योर डेथ। और एक तरीके की सिक्योरिटी है अगर इंसान की टाइम से पहले डेथ हो गई। कौन इंसान? वो इंसान जिसके ऊपर बहुत सारे लोग डिपेंडेंट है, जो अर्निंग मेंबर है, उसकी अगर डेथ हो जाए तो एक फाइनेंशियल हेल्प मिल जाती है फैमिली को कि वो वापस चीजों को ठीक कर सके। अगर घर में अर्निंग मेंबर की डेथ हो जाती है ना, तो बहुत बुरी स्थिति हो जाती है परिवार के लिए। परिवार की जो कंडीशन हो जाती है ना, आई कैन नॉट इवन एक्सप्लेन यू। आप, जिन लोगों के साथ ऐसा हुआ है वही लोग अच्छी तरीके से इसको समझ सकते हैं। तो लाइफ इंश्योरेंस अगर है और कुछ फाइनेंशियल हेल्प मिल गया, तो आप कोई बिजनेस सेटअप करके खुद को स्टेबल कर सकते हैं कुछ समय के अंदर, क्योंकि आपके पास लमसम एक अच्छा खासा पैसा आ जाएगा। ठीक है, आगे कह रहे हैं, दस लाइफ इंश्योरेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेविंग एज वेल एज सिक्योरिटी। तो जो लाइफ इंश्योरेंस है वो कॉम्बिनेशन है, सेविंग, आपने पैसे भी बचा लिए, साथ ही साथ एक तरीके का सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी है कि अगर हम नहीं रहे तो हमारे परिवार के पास एटलीस्ट कुछ तो फंड आ जाएगा लाइफ इंश्योरेंस की तरफ से, ताकि वो स्टैंड कर सकें। बाय टेकिंग अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी वन फील्स अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी। कोई भी अगर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है तो वो एक्चुअली सेंस ऑफ सिक्योरिटी अपनी फैमिली के लिए लेकर के चलता है। जैसे लाइफ इंश्योरेंस में आपको जानकारी होगी कि चाइल्ड एजुकेशन की पॉलिसी है। अगर पिताजी की डेथ हो जाए, मतलब जो पॉलिसी होल्डर है, अगर उनकी डेथ हो जाए तो एजुकेशन का जो पैसा होगा वो इंश्योरेंस कंपनी भरेगी। चाइल्ड मैरिज पॉलिसी है, अगर पिताजी जो अर्निंग मेंबर है, एक्चुअली जो अर्निंग मेंबर है, अगर उसकी डेथ हो जाए और अर्निंग मेंबर नहीं है फैमिली में, तो इंश्योरेंस कंपनी अगर इंश्योरेंस करा रखा है तो वहां से पैसा मिलेगा और मैरिज हो जाएगी। तो ऐसे बहुत सारी, तो ये जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी आया ना, ये एक हिसाब से टेंशन कम हो गया और सेंस ऑफ सिक्योरिटी आ गई, लाइफ इंश्योरेंस में होता है। He is assured that the insurance company will come to the rescue of his family in the case of premature death.
देखिए डेथ का कोई भरोसा नहीं है, सबको मालूम है कि एक दिन मरना है, मैन इज मॉर्टल, जो पैदा हुआ है एक दिन खत्म जरूर होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, डेट और टाइम किसी को नहीं पता। तो इनकेस अगर किसी इंसान की प्री मेच्योर डेथ होती है, प्री मेच्योर डेथ का मतलब समय से पहले डेथ हो जाती है, समय का मतलब बुढ़ापा जो होता है, नेचुरल डेथ जो है, उससे पहले अगर डेथ हो जाती है, तो उस टाइम वो एटलीस्ट इतना, मतलब उसके दिमाग में सेंस ऑफ एक हिसाब से ही इज सो मच अश्योर्ड कि यार मैं अगर नहीं रहूंगा तो इंश्योरेंस कंपनी आएगी और मेरी फैमिली को कुछ ना कुछ कॉम्पनसेट जरूर करेगी जिससे मेरी फैमिली स्टैंड कर सकती है। ठीक है, आगे कह रहे हैं इफ देयर इज नो क्लेम एंड द पॉलिसी मेजर्स फॉर पेमेंट, द सेविंग सो मेड विल बी सफिशिएंट टू मीट द ओल्ड एज एक्सपेंसेस। इन्होंने कहा कि मान लीजिए कि अगर एज सच कोई प्री मेच्योर डेथ नहीं हुई, तो जो भी आपने स्मॉल सेविंग्स की है ना, ये आप देख रहे हैं ना, स्मॉल सेविंग्स इन द फॉर्म ऑफ प्रीमियम, स्मॉल सेविंग्स आपने जो प्रीमियम के फॉर्म में किया है, वहां से इतना पैसा मिल जाएगा कि जो बुढ़ापा है वो अच्छी तरीके से कट जाए, उसके लिए आपको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। द सेविंग्स सो मेड विल बी सफिशिएंट टू मीट द ओल्ड एज एक्सपेंसेस। यू नेवर नो ना किसका बुढ़ापा कैसा हो। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा, मुझे मालूम है वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है लेकिन एग्जाम्पल देना बहुत जरूरी है। आपको मालूम है रेमंड इंडिया की बहुत बड़ी कंपनी है, कपड़े बनाती है, ठीक है। उनके जो मालिक थे, जो रेमंड के मालिक हैं, उनकी जो नेट वर्थ थी वो 1000 करोड़ रुपीस थी। द डे, जिस दिन उन्होंने अपनी पूरी प्रॉपर्टी, अपना पूरा बिजनेस अपने बेटे के नाम कर दिया, विद इन अ मंथ उस बेटे ने अपने फादर को उस बिजनेस से, घर से बाहर निकाल दिया। जो इंसान 1000 करोड़ का मालिक था वो आज खाने के लिए तरस रहा है, उसके पास खाने के लिए नहीं है, ठीक है, रहने के लिए छत नहीं है, मुंबई की सड़कों पे वो रह ही रहे हैं। ही इज लिविंग अ वेरी, क्या बताएं कैसी लाइफ वो जी रहे हैं, आई कैन नॉट इवन एक्सप्लेन यू। तो यू नेवर नो ना किसकी लाइफ में कब क्या आ जाए। तो जो लाइफ इंश्योरेंस है वो आपको इतना पैसा दे देता है, इतना कि आपका जो बुढ़ापा है, जो ओल्ड एज एक्सपेंसेस है, वो आसानी से मीट आउट हो सके। तो अगर आपने अभी तक लाइफ इंश्योरेंस नहीं कराया है तो लाइफ इंश्योरेंस जरूर कराइए, आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, एक्चुअली आपके लिए भी, आपकी फैमिली के लिए भी है। तो थोड़ा सोचिए और अपने सेविंग्स का कुछ हिस्सा लाइफ इंश्योरेंस में जरूर सेव कीजिए। आगे बढ़ते हैं। अगला है जनरल इंश्योरेंस। देखिए इंश्योरेंस को दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक होता है लाइफ इंश्योरेंस, दूसरा होता है नॉन लाइफ इंश्योरेंस। तो नॉन लाइफ इंश्योरेंस का दूसरा नाम है जनरल इंश्योरेंस, ठीक है। जनरल इंश्योरेंस और नॉन लाइफ इंश्योरेंस एक ही है। यहां कह रहे हैं ऑल टाइप ऑफ इंश्योरेंस कम्स अंडर जनरल इंश्योरेंस एक्सेप्ट लाइफ इंश्योरेंस। हर तरीके का इंश्योरेंस जनरल इंश्योरेंस में आता है सिवाय लाइफ इंश्योरेंस को के ठीक है। द मेन ब्रांचेस ऑफ जनरल इंश्योरेंस आर एज अंडर। जो मेन ब्रांचेस है वो क्या क्या है? सबसे पहले मरीन इंश्योरेंस। क्या है? मैरीन इंश्योरेंस। अब मैरीन इंश्योरेंस की अगर मैं बात करूं तो मैरीन इंश्योरेंस को बेसिकली तीन पार्ट में डिवाइड किया है। एक होता है हल इंश्योरेंस। हल इंश्योरेंस का मतलब समुद्र में जो सामान हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, तो उसका जो समुद्र का जो बहुत बड़ा जहाज होता है ना, शिप होता है, जिसमें एक्चुअली हम कार्गो कंटेनर्स भेजते हैं, उसे हल कंसिडर करते हैं। तो हल इंश्योरेंस हो गया। दूसरा फ्रेट इंश्योरेंस। फ्रेट का मतलब किराया भाड़ा। जो शिपिंग कंपनी, एक्चुअली शिपिंग नहीं है, वो कार्गो की जो कंपनीज हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह सामान ट्रांसफर करके ही तो पैसे अर्न करती हैं। तो वो जो अर्निंग होगी दैट इज फ्रेट। फ्रीट का भी इंश्योरेंस होता है। और तीसरा जो है, एक हल इंश्योरेंस हो गया, एक फ्रेट इंश्योरेंस हो गया, तीसरा है कार्गो इंश्योरेंस। तो जो सामान आप एक जगह से दूसरी जगह एक्सपोर्ट कर रहे हैं या इंपोर्ट करा रहे हैं, उसका इंश्योरेंस। तो ये हो गया मोटा मोटी मरीन इंश्योरेंस। ये तीन चीजों का इंश्योरेंस किया जाता है। आगे यहाँ पे क्या कहा जा रहा है जरा देखते हैं। दिस इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस एंड कवर ऑल द मरीन पेरिल्स। ये सबसे पुराना तरीके का इंश्योरेंस है, सबसे पुराना इंश्योरेंस है, और ये पूरी तरीके से जितने भी मेरीन पेरिल्स है ना, सबको कवर करता है। अगला पॉइंट कह रहे हैं द पेरिल्स ऑफ द सी आर फायर। देखिए समुद्र की जहाज में आग भी लग जाता है कई बार, चलती फिरती कार बाइक में तो आग लग जाता है, ठीक है, आपने देखा होगा कई बार। तो समुद्र की जहाज में भी कई बार आग लग जाता है। तो इन्होंने बोला द पेरिल ऑफ द सी आर फायर, अटैक्स बाय एनिमी, ठीक है, पायरेट्स, थीव्स, जेटिसन, बैरिट्रे, कोलिजन एंड अनदर शिप एंड रॉक्स एक्सेट्रा। तो ये सारा का सारा पेरिल्स है, और ये सारी की सारी चीजों को मरीन इंश्योरेंस में क्या किया जाता है? कवर किया जाता है मरीन इंश्योरेंस में। अगला पॉइंट कह रहे हैं विद ऑल दीज पेरिल्स नॉट ओनली द शिप्स डैमेज्ड और डिस्ट्रॉयड बट देयर इज आल्सो द लॉस ऑफ कार्गो एंड कॉन्सिक्वेंटली द लॉस ऑफ फ्रेट। इन्होंने कहा कि इन सारे पेरिल्स से सिर्फ शिप ही डैमेज नहीं होता या डिस्ट्रॉय नहीं होता, इसके साथ साथ कार्गो को भी नुकसान पहुंचता है, और कुछ कॉन्सिक्वेंटली लॉस भी होते हैं, फ्रेट के, किराए भाड़े के भी नुकसान हो जाते हैं। आगे कह रहे देयरफॉर द मरीन इंश्योरेंस कवर द रिस्क ऑफ शिप, cargo and freight on high seas. However, with the growing demand, marine insurance policy now provides cargo protection from time
the goods leave the warehouse until it reaches the buyer's godown at the destination. Thus inland risk are also covered. तो इन्होंने बोला कि समय के हिसाब से चीजें बहुत परिवर्तित हो रही हैं, तो आज के टाइम में मरीन इंश्योरेंस में क्या है कि अब ये इनलैंड रिस्क भी कवर करता है। इसका मतलब ये समझिएगा कि अगर आप मुंबई में किसी गोडाउन से साउथ अफ्रीका किसी गोडाउन तक अगर कोई सामान पहुंचाना चाहते हैं, ठीक है, तो मुंबई के गोडाउन, वो जो वेयर हाउस है, वहां से जब तक आपके जो कार्गोज हैं वो साउथ अफ्रीका के गोडाउन तक नहीं पहुंच जाते, तब तक पूरा का पूरा इंश्योरेंस है। मतलब इसका मतलब जो रोड है, रोडवेज भी कवर है, रेलवेज भी कवर है, पूरा का पूरा जो आपका वोएज है, जो समुद्र की यात्रा है, वो भी पूरा एडवेंचर कवर है। साथ ही साथ डेस्टिनेशन पे रोडवेज और रेलवेज भी कवर है, तब तक जब तक आपका जो गोडाउन का सामान है वो उस गोडाउन तक नहीं पहुंच जाता, या वेयर हाउस का सामान उस वेयर हाउस तक नहीं पहुंच जाता। इसका मतलब मैरीन इंश्योरेंस में समुद्र के साथ साथ इनलैंड रिस्क को भी कवर करना शुरू कर दिया है, और ऐसा होता है। आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा इंश्योरेंस है फायर इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस में कह रहे हैं दिस इंश्योरेंस कवर्स द रिस्क ऑफ फायर। सबसे पहली चीज और महत्वपूर्ण चीज, जो फायर इंश्योरेंस है वो रिस्क कवर करता है फायर का। अगर आग लग के नुकसान होता है तो फायर इंश्योरेंस से पैसा मिलेगा, क्लेम मिलेगा, कॉम्पनसेशन मिलेगा। आगे कह रहे विद द इंडस्ट्रियलाइजेशन इन एवरी कंट्री देयर इज एन इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ फायर इंश्योरेंस बिकॉज देयर इज every chance of fire spreading in a big factories, go down, warehouses and ships. इन्होंने ये बात कही है कि जिस हिसाब से इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है बड़े बड़े देशों में, बड़े मतलब देशों में जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री सेटअप हो रही है, उसके साथ साथ फायर इंश्योरेंस की भी डिमांड बढ़ी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं आग लगने के बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में, गोडाउन्स में, वेयर हाउसेज में, शिप्स में। तो अगर एक बार गलती से आग लग गया तो एक हिसाब से कुछ भी नहीं बचेगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसीलिए फायर इंश्योरेंस कराना जरूरी है ताकि आपको इंडेमनिफाई किया जा सके और आपको फाइनेंशियल लॉस से बचाया जा सके। ठीक है, आगे कह रहे हैं द फायर इंश्योरेंस नॉट ओनली कवर्स देयर रिस्क ऑफ फायर बट द कॉन्सिक्वेंशियल लॉसेस फ्रॉम सच फायर आर ऑल्सो कवर्ड। वॉर रिस्क, टर्मोइल, रॉइड्स कैन ऑल्सो बी इंश्योर्ड। इन्होंने कहा कि वॉर रिस्क भी कवर्ड है, टर्मोइल, रॉइड्स, ये सारी चीजें कवर्ड होती है। उसके पहले इन्होंने ये बात कही है कि फायर इंश्योरेंस सिर्फ फायर से होने वाले नुकसान को ही नहीं प्रोटेक्ट करता, उसके साथ साथ और भी उसके जो कॉन्सिक्वेंशियल लॉसेज है ना, उनको भी प्रोटेक्ट करता है। इसका एग्जांपल समझिएगा कि एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में मशीनरीज है और 1000 वर्कर्स काम कर रहे हैं। फैक्ट्री में आग लग गई तो फैक्ट्री का नुकसान हुआ, मशीनरीज का नुकसान हुआ, रॉ मटेरियल्स का नुकसान हुआ, फिनिश गुड्स का नुकसान हुआ, सब कुछ खत्म। साथ ही साथ इसका कॉन्सिक्वेंशियल लॉस क्या होगा कि 2 महीने के लिए फैक्ट्री बंद हो जाएगी, उसको वापस सेटअप करने के लिए। वो सेटअप कैसे होगा? इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगी और उसी से उसको सेटअप किया जाएगा। तो इस 2 महीने तक जो वर्कर्स हैं उनको जो सैलरी नहीं मिल रही है, दिस इज कॉन्सिक्वेंशियल लॉस, और ये सैलरी फैक्ट्री को देनी पड़ेगी, मजबूरी है फैक्ट्री की। तो ये जो फैक्ट्री की मजबूरी बन जाती है, इसका इंश्योरेंस होता है और इसका भी फायर इंश्योरेंस होता है। यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी उन वर्कर्स को वो उनका जो सैलरी है, वेज है, वो प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा इंश्योरेंस है वो है लायबिलिटी इंश्योरेंस। अब लायबिलिटी इंश्योरेंस क्या है? बेसिकली लायबिलिटी इंश्योरेंस को हम नॉर्मली थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कंसीडर करते हैं। थोड़ा समझिएगा इसको कि आपने कार का इंश्योरेंस करा, उसमें थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है। थर्ड पार्टी किसे कहते हैं? पहली पार्टी इंश्योरेंस कंपनी जिसे इंश्योरर कहते हैं, दूसरी पार्टी आप जो पॉलिसी होल्डर होता है या जिसे इंश्योर्ड कहा जाता है। तो 2 पार्टीज हो गई। तीसरी पार्टी वो जिससे आपकी गाड़ी से नुकसान पहुंचने वाला है, वो तीसरी पार्टी होती है। जिस इंडिविजुअल को आपकी गाड़ी से नुकसान पहुंचे, वो उसकी प्रॉपर्टी में पहुंचे, फिजिकल डैमेज हो, इंजरी हो, डेथ हो, वो तीसरी पार्टी है। तो तीसरी पार्टी को नुकसान पहुंचने के बाद अगर कोई लायबिलिटी आती है तो उसे कहते हैं थर्ड पार्टी इंश्योरेंस या लायबिलिटी इंश्योरेंस। ठीक है, यहां कहा जा रहा है दिस इंक्लूड्स द रिस्क ऑफ लायबिलिटी टुवर्ड्स थर्ड पार्टीज विच द इंश्योर्ड इज रिक्वायर्ड टू पे एज एन एम्प्लॉयर। तो इंश्योर्ड को पे करना पड़ेगा। तो ये लायबिलिटी इंश्योरेंस करा लिया तो इंश्योर्ड बच गया, अब इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। एग्जांपल के तौर पे बता रहे हैं, फॉर एग्जांपल डैमेज टू प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू थर्ड पर्संस इन द केस ऑफ एक्सीडेंट। ठीक है, यही मैंने बताया, एक्सीडेंट होने पे जो थर्ड पार्टी को जो भी नुकसान होगा, जो भी डैमेज होगा, वो पूरा का पूरा कंपनसेट कौन करेगा? वो इंश्योरर करेगा। Similarly, an employer is responsible for making payments to his employee when they suffer injury or are involved in accidental death during the course of duty. इन्होंने बोला कि सिमिलरली अगर ड्यूटी के टाइम पे अगर कोई एम्प्लॉय का डेथ हो गया या कोई एक्सीडेंट हो गया तो एम्प्लॉयर को कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। तो वो एक तरीके की
एक तरीके की कंटिंजेंट लायबिलिटी आ जाती है। तो ये कंटिंजेंट लायबिलिटी को फुलफिल करने के लिए इंश्योरेंस करा लीजिए, लायबिलिटी इंश्योरेंस करा लीजिए, तो पूरा बर्डन किसके ऊपर चला जाएगा? इंश्योरर के ऊपर चला जाएगा, आपके ऊपर कुछ भी नहीं आएगा। और मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आपने इसका इंश्योरेंस नहीं कराया है तो आपके ऊपर आएगी अनलिमिटेड लायबिलिटी। ठीक है, पर्सनल प्रॉपर्टी को बेच करके लायबिलिटी फुलफिल करना पड़ेगा, तो बेटर है कि आप इंश्योरेंस करवा लीजिए, बहुत जरूरी है। अगला है सोशल इंश्योरेंस। अब सोशल इंश्योरेंस क्या है जरा समझते हैं। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ सोशल इंश्योरेंस इज टू प्रोटेक्ट एंड अपलिफ्ट द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, हमने देख ली बहुत गरीबी, हमने टीवी पे देख लिया, हमने टिकटॉक वीडियोस पे देख लिया, बहुत गरीबी है हमारे देश में। आज भी लेबर मजदूर बेचारे पैदल चले जा रहे हैं, 1,000 2,000 किलोमीटर वॉक कर रहे हैं। इतनी गर्मी पड़ रही है, खाने का ठीक नहीं है उनके पास, पानी नहीं है उनके पास, कुछ भी नहीं है। दे डू नॉट हैव एनी बेसिक फैसिलिटी। बहुतों के पास तो चप्पल जूते नहीं है। तो वीकर सेक्शन सोसाइटी इंडिया में बहुत ज्यादा है। सोशल इंश्योरेंस क्या करता है कि वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, उन्हें अपलिफ्ट करने में मदद करता है। कैसे? इन्होंने बोला है, इन अ वेलफेयर स्टेट लाइक इंडिया इट इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड सोशल इंश्योरेंस टू इट्स मासेस। तो जैसे भारत एक वेलफेयर स्टेट है, वेलफेयर स्टेट का मतलब यहाँ एक्सप्लॉयटेशन नहीं होता, यहाँ हम अपने नागरिक जितने भी हमारे यहाँ रेसिडेंट्स हैं ना, भारत के रहने वाले लोग हैं, उनका हम बहुत केयर करते हैं, उनके वेलफेयर के बारे में बहुत सोचते हैं। ठीक है, और जितना पॉसिबल हो सके सरकार भी करती है और जनरल पब्लिक भी करती है एक दूसरे की मदद। इतना ह्यूमैनिटी हमारे देश में बहुत है। ठीक है, आगे इन्होंने बोला कि एक देश है जैसे इंडिया है, इट्स अ वेलफेयर स्टेट, यहाँ पे सरकार की ड्यूटी है कि वो इन गरीब सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को सोशल इंश्योरेंस कराएं। ठीक है, सोशल इंश्योरेंस में बी इन डिफरेंट फॉर्म्स लाइक पेंशन प्लान्स, डिसेबिलिटी बेनिफिट्स। डिसेबिलिटी बेनिफिट का मतलब अगर कोई हैंडीकैप है तो उसको भी कुछ मिलना चाहिए मंथली बेसिस के ऊपर। जैसे पेंशन प्लान्स हैं बूढ़े लोगों को, जो वीकर सेक्शन, जो गरीब मजदूर है, वो जब तक जवान है, जब तक काम करके कमा रहा है, उसके बाद कहां से मिलेगा उसको पैसा? तो एक मोमेंट के बाद गवर्नमेंट को उनके बारे में भी सोचना बहुत जरूरी है। डिसेबिलिटी, काम करते करते अगर कोई इंसान गिर गया, उस हाथ पैर टूट गया, ब्लाइंड हो गया, तो वो भी डिसेबल हो गया एक हिसाब से, अब तो काम कर नहीं पाएगा। तो इनका भी इंश्योरेंस होना जरूरी है। आगे कहा जा रहा है अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स। अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स का मतलब ये होता है, वो बेनिफिट क्या होता है, इसको तो कहते हैं बेरोजगारी भत्ता, और ये 1,000 रुपये महीना होता है। 1,000 महीना इज आज की महंगाई के टाइम में इज नथिंग, लेकिन ठीक है, स्टिल समथिंग इज बेटर देन नथिंग। गवर्नमेंट से जितना हो पाता है गवर्नमेंट करती है अपने तरफ से। आगे कहा जा रहा है कि सिकनेस इंश्योरेंस एंड इंडस्ट्रियल इंश्योरेंस एक्सेट्रा। ठीक है, ये सारे आते हैं सोशल इंश्योरेंस की कैटेगरी में। यहां आगे कह रहे हैं कि प्रीमियम अंडर सच इंश्योरेंस स्कीम्स इज मेनली पेड बाय द गवर्नमेंट एंड एम्प्लॉयर्स। एम्प्लॉयज और बेनिफिशियरीज पे ओनली अ नॉमिनल अमाउंट अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी टू पे। इन्होंने कहा कि जो इसका प्रीमियम होगा वो नॉर्मली गवर्नमेंट पे करेगी या एम्प्लॉयर पे करेगा। एम्प्लॉयर का मतलब जिसने नौकरी दी है, जो नौकरी कर रहे हैं ना, जो एम्प्लॉयज हैं, जो बेनिफिशियरीज हैं, उनको बहुत नॉमिनल सा पेमेंट करना होगा जितनी उनकी कैपेसिटी है। अगर कैपेसिटी नहीं है तो सरकार ही पूरा पेमेंट करेगी या एम्प्लॉयर ही पूरा पेमेंट करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिस इज सोशल इंश्योरेंस। अगला है, और शायद ये आखिरी है इसका, इट इज मिसलेनियस इंश्योरेंस। अब मिसलेनियस इंश्योरेंस में क्या आता है? बिसाइड द अबव, कैटल इंश्योरेंस, क्रॉप इंश्योरेंस, थेफ्ट एंड बर्गलरी इंश्योरेंस आर सम ऑफ द अदर फॉर्म्स ऑफ इंश्योरेंसेस नाउ डेवलपिंग विद द एडवांसमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो ये कुछ अलग तरीके के इंश्योरेंस है जो ह्यूमन लाइफ के साथ साथ ये भी डेवलप कर रहे हैं। एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस, जो एक्सपोर्ट करने के लिए इंश्योरेंस कराया जाता है, एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस होता है। स्टेट एम्प्लॉयज इंश्योरेंस एंड गारंटी इंश्योरेंस ऑल्सो कम्स अंडर दिस कैटेगरी। तो ये सारा का सारा मिसलेनियस इंश्योरेंस की कैटेगरी के अंदर आता है। आई जस्ट होप एंड बिलीव कि आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगा होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो बेनिफिशियल लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, हो सके तो दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे अहेड, टाटा बाय बाय।